अस्सलाम वालेकुम। आपको प्रोग्राम हरफराज के इस खुसूसी नशरिये में खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं जमील फारूकी और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं सीनियर तर्जयकार जनाब औरिया मकबूल जान साहब। नाज़रीन, हुक्मरान जमात की साबिक काबीना के साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ की लाहौर यात्रा का सफर अभी पिंडी तक तय हुआ है। आज सुबह से ही हमारी खुसूसी नशरियात जारी है और इस सफर के आखिर तक जारी रहेगी। लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि मियां साहब की इस रैली का आखिरकार हदफ कौन है और हुकूमती मिशनरी की जानिब से इतनी बड़ी तादाद में साबिक वज़ीर आज़म को इस हद तक सपोर्ट करना क्या इस बात की गमाजी नहीं करता है कि मामला दरअसल बिल्कुल मुख्तलिफ है और साथ ही साथ साबिक वज़ीर आज़म के माजी के और आज के बयानिए में इतना फर्क आखिर क्यों है, उनकी बातों में कॉन्ट्रडिक्शन क्यों है। प्रोग्राम के इस हिस्से में औरिया साहब से इसी पर बातचीत करेंगे। औरिया साहब, सबसे पहले ये बताइएगा, मियां साहब की इस रैली या ये जो मुबैना इस्तकबालिया है, इसका हदफ कौन है? बाय द वे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्तगफिरुल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं इस्तगफार इसलिए पढ़ा है कि मैं अल्लाह ताला मुझे रहनुमाई दे और मैं तबसरा ठीक कर सकूं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि गुज़श्ता तकरीबन 25-30 साल से मैं पॉलिटिकल साइंस की बुक्स का स्टूडेंट रहा हूं और मैंने दुनिया के अंदर तमाम जितनी भी मूवमेंट चलती हैं उनका मुतालिया किया है। किसी न किसी हद तक मामूली सा तालिब इल्म हूं। सही बात है, बहुत बड़े आलम लोग मौजूद हैं। मैंने जितने भी इनकलाबात आए हैं, जितनी भी मूवमेंट आई हैं, उनको देखा है दुनिया पूरी में। पाकिस्तान की कम से कम 3 बुनियादी जो मूवमेंट थी उनका मैं खुद हिस्सा रहा हूं। जुल्फकार अली भुट्टो के जमाने में बहुत बच्चा था जब पहली दफा 67-8 के दरमियान भुट्टो साहब जो थे, जब उसको निकाला गया था तो वो ट्रेन में बैठ के आए थे, लाहौर पहुंचे थे। तो उसमें हम देख रहे 67 के अंदर की बात। उसके बाद भुट्टो की एक 69 की मूवमेंट के अंदर मैं मैट्रिक का स्टूडेंट था, तो मैंने उस मूवमेंट को चलते बढ़ते उभरते देखा जिसमें अयूब खान ने इस्तीफा दिया था। फिर 74 की एक कादियानी मूवमेंट थी, उसके अंदर मैं शरीक रहा। 77 की जो मूवमेंट थी उसके अंदर मैं शरीक रहा, खुद 77 की जो मूवमेंट थी। उसके बाद मैं सिविल सर्विस में आ गया, मैं दूसरी साइड ऑफ द फेंस पे चला गया। पहले डंडे पुलिस के खाते थे, फिर आंसू गैस का हुक्म देते थे कि आंसू गैस फेंको, ठीक। फिर मैंने 86 की बेनजीर का वो देखा, 10 अप्रैल 1986 वाला। उनका जो वो मैं सिविल सर्विस अकेडमी में था जब वो आई थी और वो जुलूस था जम्मे गफीर था, जम्मे गफीर, बहुत बड़ा जुलूस था जी। फिर 91 में बेनजीर का। ये सारी की सारी मूवमेंटों में ये पहली दफा मैंने मूवमेंट देखी है। पाकिस्तान ने दुनिया की तारीख बदल दी है कि सारे डीसी अपने, सारे एसपी अपने, सारे पटवारी अपने, सारे चेयरमैन म्यूनिसिपल कमेटी अपने, सारे मच्छरमार कंपनी अपनी, ठीक है, सारे जनाब बंगी स्वीपर्स अपने अपने बताए थे ना सारे, सारे टीचर अपने, ये सारे अब पूरे का पूरा गवर्नमेंट मशीनरी अपनी है और उसके दरमियान आप जुलूस निकाल रहे हैं। आप किसके खिलाफ निकाल रहे हैं? फ्रांस में जब मूवमेंट चली तो उन्होंने फ्रेंच किंग के खिलाफ जुलूस निकाला कि हम उसके खिलाफ मूवमेंट चला रहे हैं। ईरान में चली तो शाह ईरान के खिलाफ मूवमेंट चली, भुट्टो ने चलाई तो अयूब खान के खिलाफ चलाई, 77 आया तो लोगों ने भुट्टो के खिलाफ चलाई, एमआरडी की मूवमेंट हुई तो लोगों ने जिया के खिलाफ चलाई। मुशर्रफ के खिलाफ जब मूवमेंट चलनी थी तो नवाज शरीफ साहब का दमखम निकल गया। और I'll stop you. मुझे पूछना है, लीगी रहनुमाओं के जो बयानिए थे आज के, वो जरा इससे कतई मुख्तलिफ है। ये सिर्फ इस्तकबालिया है, ये कोई रैली नहीं है, ये कोई मिलियन मार्च नहीं भाई है। अगर इस्तकबालिया है तो तुम गुफ्तगू इस्तकबालिया वाली करो ना। नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान की 18 करोड़ कौम को एक बयानिया दिया है कि अगर कोई एक शख्स कत्ल करता है और उसके 50,000 मुरीद हैं या उसने 50,000 अपने हीरोइन स्मगल करने वाले या बेचने वाले रखे हुए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट भी अगर उसको कत्ल की सजा देती है तो 50,000 लोग लेके मरी रोड पे निकला और कह के नहीं मानता हूं मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को। यह बयानिया दिया है आपने इस कौम को। आप इस कौम को यह बताना चाहते हो कि हम जुर्म जो है उसमें पाकिस्तान की हर उस अदालत को हम एहतराम ही नहीं करते कि जो इस अदालत को हमारे खिलाफ फैसला देती।
आप क्या सिखा रहे हो उस कौम को? राइट। और ये सब बात बयानियों की हो रही है, तो शरीक जुर्म न होते तो मुखबरी करते। इस मिसरे के मिसदाक बयानिए माजी में अलग थे, हाल में अलग हैं, मुस्तकबिल में जाने क्या होंगे। एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हमने तैयार की है, हमारे रिसर्चर असद इकराम ने तैयार की है। वो रिपोर्ट आपको पहले दिखा देते हैं, उसके बाद औरिया साहब से डिस्कशन का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे। प्लीज। I have a great admiration for the late president. He had done some very good work in the country, and he set very good precedents in the politics of this country, which have had very healthy impact. जनरल ज़ियाउल हक शहीद को करवट करवट जन्नत नसीब करे, आमीन, और उनको जवारे रहमत में जगह अता फरमाए। शरफ के खिलाफ जो है कानून और आइन तोड़ने की जो है वो इसके खिलाफ जो है वो केस दायर किया जाए, इसके खिलाफ केस चलाया जाए। जिसने पाकिस्तान के साथ इधर जुल्म किया है, हम उसको करार वाकई सजा दे के दम लें। जनरल ज़ियाउल हक शहीद को करवट करवट जन्नत नसीब करे, आमीन। उनसे पूछना, क्या तुम वोट हमारा इसलिए मांग रहे हो कि तुम उस डिक्टेटर के हाथ मजबूत करो जो सिर्फ अपनी जात की खातिर पूरी अदलिया का खून करता है? जनरल ज़ियाउल हक शहीद को करवट करवट जन्नत नसीब करे, आमीन। लेकिन मैं सिर्फ ये नहीं चाहता, मैं ये नहीं चाहता कि सिर्फ मुशर्रफ जाए, उसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर से आमरीत के बुत का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा होना चाहिए। कि असली शहीद ये है जिसने पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दी, जिसका मजार यहाँ पे बना हुआ है, और वो नकली शहीद जो लाड़काना में है। ये क्या मजाक है मुल्क के साथ? हर 5 साल के बाद, हर 10 साल के बाद कोई वर्दी वाला आ जाता है और इस पूरी कौम को यरगमाल बना लेता है। क्या हम भेड़ बकरियां हैं? क्या हम मिट्टी के पुत हैं? क्या हम एक जिंदा कौम नहीं है? हम भेड़ बकरियां तो नहीं है, हम एक गैरतमंद लोग हैं, हम एक बाज़मीर लोग हैं। और देखो आज ये मुशर्रफ की करतूतों के नमूने देखो। और फिर मैं जब प्रेसिडेंट फारूक लगारी को जाके मिला था, मैंने उनको कहा था, प्रेसिडेंट साहब, ये पब्लिक डिमांड है कि यू नाउ मस्ट गेट रिड ऑफ दिस गवर्नमेंट। तो ये मेरी अकेले की डिमांड नहीं थी, ये पूरी कौम की डिमांड थी। और ये दिन बेनजीर भुट्टो साहब ने खुद इन्वाइट किया था। करोड़ों के मैंडेट वाली पार्टियों को कह रहे हैं कि जी ये असेंबलियाँ तहलील करें और हुकूमत घर जाए और फिर नए इलेक्शंस हों, तो मैं नहीं समझता कि ये चंद हज़ार लोगों की वजह से पूरी कौम का मैंडेट लेने वाली पार्टियां जब वो यरगमाल हो जाएंगी। तो इंशाल्लाह ये एक छोटा सा तूफान है, तूफान तो नहीं कहना चाहिए, क्या की पहले का वो भी मैं नहीं कहना चाहता। जरा 1 मिनट रोक लें। मेड इन इंग्लैंड नहीं है ये, तो न जाने कहां से आई है और इसको किसने लाके बैठा दिया है। हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। और जो के बेनजीर भुट्टो और फारूक लगारी 11 सितंबर तक इस्तीफा दे, पाकिस्तान की सदारत के मनसब पे ऊपर बैठा हुआ है। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा बददियानत इंसान है और अंग्रेजों के कुत्ते नहलाने वाले लोग हैं, अंग्रेजों के कुत्ते नहलाने वाले। ये लोग शहीद ज़ियाउल हक का मुकाबला करेंगे। ये लोग, ये पाकिस्तान के गद्दार जिसको वो शहीद कहती है अपने बाप को, उसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए हुए। तुम अपने बाप का मजाक बनाना चाहती हो तो तारीख है। मेरा नाम भी नवाज शरीफ कि आप एक मुहज्जब कौम है, मुहज्जब कौम है, और कोई गाली देने वाला आपका लीडर नहीं हो सकता। कोई मुसलसल झूठ बोलने वाला शख्स आपका लीडर नहीं हो सकता। और पाकिस्तानी इज्जत करने वाले लोग हैं, इज्जत कराने वाले लोग हैं, और सरेआम लोगों की पगड़ियां उछालने वाला शख्स आपका रहनुमा नहीं हो सकता। यूसुफ गिलानी साहब जो है वो सजा को तस्लीम नहीं कर रहे और फिर कहते मैं अपील में जाऊंगा। भाई अपील से पहले नीचे उतरो, घर जाओ, जब घर जाओगे अपील करो। अगर अपील में तुम्हारे खिलाफ फैसला होता है तो तुम बिल्कुल घर जाओगे,
नहीं होता तो फिर तुम वापस अपने वजारत उज़्मा के मनसब पे आ जाओगे। लेकिन ये बात नहीं कि सुप्रीम कोर्ट फैसला दे और आप उसको मानने से इनकार करो। और मैं मुझ जैसा ये नाचीज जिसने पाकिस्तान के 2 मरतबा वज़ीर आज़म बन के पाकिस्तान के अवाम की खिदमत की, जिसने 2 मरतबा पंजाब का वज़ीर आला बन के पंजाब के अवाम की खिदमत की, आज मैं नाअहल करार पाया। ये लुटेरा इंसान, ये लुटेरा पाकिस्तान की दौलत को लूट कर इसे खरे में महल खरीद लिया है। मेरा नाम भी नवाज शरीफ नहीं, उसने उसको नीलाम करके उसकी तमाम दौलत को मैं अकाउंटी करने में निजात। हमने इंतखाबात के बाद इस जरदारी को लाड़काना कराची, पेशावर और लाहौर की सड़कों पे ना घसीटा तो मेरा नाम नवाज शरीफ नहीं। समझिए कि मियाँ साहब के पास आना जरूरी था। मियाँ साहब और हमारा अब वास्ता इंशाअल्लाह 2nd to 3rd जनरेशन तक चलना है। तारे लाहूती, उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो, परवाज में कोताही। बयानात के ये तजादात और उसके बाद पल पल बदलती सियासत और मसलहतों की नजर होती सियासत। मियां नवाज शरीफ के माजी और हाल के जो बयानात थे उसका झरोका आपने देख लिया। इस पर बात करते हैं औरिया साहब से। औरिया साहब, तायरे लाहौती, उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो, परवाज में कुछ। आप अंदाजा करें, अल्लामा इकबाल का जो शेर है क्या इन पे फिट होता है? मतलब पता है क्या है, मियां साहब गुस्से में है और बड़े अजीबोगरीब गुस्से में। उसकी वजह यह है कि उन्होंने जिंदगी में कभी ये सोचा नहीं था कि पाकिस्तान में एक ऐसी अदलिया भी आ जाएगी कि जो अदलिया जो है मलिक कयूम वाली अदलिया नहीं होगी। एक ऐसी अदलिया भी आ जाएगी जैसे नसीम हसन शाह वाली अदलिया नहीं होगी। एक ऐसी अदलिया भी आ जाएगी कि जो उनको अदालत ने बुलाएगी और उनसे हिसाब लेंगी। उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि उनके जो मुलाजिम हैं, जो 18 ग्रेड के, 19 ग्रेड के, 21 ग्रेड के, वो इतने खुदसर हो जाएंगे कि वजीर आजम से पूछेंगे कि भाईजान आपने दौलत कहां से बनाई है। वो जीआईटी का फिर मजाक उड़ाने लगे कभी कोई। यानी जिस दिन जीआईटी बनी थी तो उनको ये तस्वर में नहीं था कभी जिंदगी में कि ये कल के लोग जिनको हमने 30 साल तक गुलामी का दर्द बताया, जिनको हमने जंजीरों में जकड़ के और जिनको हमने शहदौला के चूहे ब्यूरोक्रेट को बना दिया था, वो हमारे खिलाफ खड़े होंगे। अब इसीलिए उनको यकीन नहीं आता। इसका नहीं, पीछे कुछ है, पीछे कुछ नहीं है। कभी 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 इंसानों के अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला अपनी निशानियां पैदा करने के लिए गैरत पैदा कर दिया करता है। और ये सब ब्रेक पे जाने से पहले शॉर्टली बता दीजिएगा, है तो बड़ा फिल्मी सा डायलॉग लेकिन पूछना पड़ता है, गब्बर कितने आदमी थे? देखो मरी रोड में नाप दूंगा। मैं सारी जिंदगी यही काम किया, डिप्टी कमिश्नर के तौर पर रिपोर्टें बनाई कि लोग कितने थे। और मैं आपको मैंने मरी रोड की कैलकुलेशन कर ली हुई है। सारे घरों के अंदर बैठे हुए बच्चे और बाथरूमों में बच्चों को नहलाती हुई माएं मिला भी लेना तो तब भी जितने बंदे हम अगले ब्रेक के बाद बताते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, बल्कि सर अभी बता दें, ब्रेक पे अभी हम नहीं जा रहे हैं, अभी बता दें। नॉट बियॉन्ड 15,000 से मुझे नहीं लगता। 15,000 से ऊपर नहीं है? नहीं लगता। बड़े दावे हैं सर, मिलियन मार्च पता नहीं। 15,000 बहुत लोग होते हैं, आपको अंदाजा नहीं है। आपको पता है बादशाही मस्जिद, मैं आपको एक छोटा सा वाकया बताता हूँ जी। डेंजा बिंग, मैं डीजी आर्कियोलॉजी था जी जी, चाइना के सदर जो थे वो आए हुजिनताओ, तो पुरोहित के साथ बैठे हुए थे। पुरोहित साहब ने कहा कि उन्होंने बादशाही मस्जिद देखनी। तो मैंने कहा अभी दिखाते हैं, रात को सिक्योरिटी का मतलब था। कहते हैं ये बताएं कि अपना इसमें लोग कितने आते हैं। मैंने कहा इसमें 70,000 लोग आ जाते, सारा एरिया मिला दे। और मैं तो 3 लाख कहता है उन्होंने। मैं क्या 3 लाख तू भी कहता है? मैंने चीजें नापी हुई हैं उसके हिसाब से। तो मरी रोड अगर नाप भी लेना तो उसके अंदर इतनी लोग। और आप देखें ना, एक जो बड़ी व्हीकल एक जगह घेरती है, उस जगह के साथ आपके इर्द गिर्द 12 या 13 लोग आते हैं उस गाड़ी के इर्द गिर्द। और ये सब और 900 तो व्हीकल हो गई, और 900 व्हीकल का आप विड्थ लगाएं, उनकी रोड लगाएं गाड़ी का, उसका आप देखें कि आप लाइनें कितनी बचेंगी। क्राउड प्रेजेंस की डायसेक्शन कर लेते हैं। मुझे ये बताएं किस तरह का क्राउड था? क्या इसमें चप्पलों वाले, गरीब अवाम, आपको ऐसे लोग मिले? गाड़ियों वाले, सफेद गाड़ियों वाले, सफेद कपड़ों वाले, बने ठने हुए। देखिए नवाज शरीफ का जो क्राउड है ना, वो क्राउड वो है कि जो अपना घर से खर्चा लेके चलता है 5 दिन, उनके लिए जैसे पिकनिक।
इमरान खान का भी यही क्राउड है, चप्पल वाला किसी के पास नहीं है, गुर्बत वाला किसी के पास। सर 1986 10 अप्रैल उस वक्त जो क्राउड था बेनजीर भुट्टो के साथ, भुट्टो के साथ जी, क्या भुट्टो के साथ वैसा क्राउड का कंपेयर किया जा सकता है? नहीं, कोई मुमकिन है? नहीं भाई, ये तो पंजाब में आज अभी ऐलान हो जाए कि द गवर्नमेंट हैज बीन चेंज और तमाम डिप्टी कमिश्नर को हुक्म दिया जाता है कि रैली कंटेन करें, सिर्फ वो जो 24,000 पुलिस वाले ना वो लाठियां लेकर जुलूस के आगे यूं खड़े हो जाए ना तो फोन आएंगे, पुत्र वापस घर आ जा, ओए पुलिस आ गई, ओ ऐलान हो गई। ये मैंने इनको देखा हुआ है। आज अभी ऐलान हो जाए कि गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया है कि जुलूस को रोक दिया जाए, जिस तरह आपने धरने में आप अंदाजा करें को आपने 20-22 हजार बंदा जो पीटीआई का पकड़ा हुआ था, जिस तरह आपने तारुल कादरी का 15 दिन घेरा डाले रखा है उसके घर के इर्द गिर्द, और उनको आटा नहीं पहुंचाने दिया गया, उनको खाना नहीं पहुंचाने दिया गया था, और जिस तरह वो निकले हैं, आज अभी ऐलान हो जाए ना कि मरी रोड को पुलिस ने ब्लॉक करना है, यहां से आगे नहीं जाएंगे। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, ये गाड़ियां वापस मुड़ती कैसे हैं? हमने सारी जिंदगी एडमिनिस्ट्रेशन में गुजारी है, हम इन लोगों को जानते नहीं है। और ये सब सुप्रीम कोर्ट सरकार अपने डीसीओ के बलबोते के ऊपर और अपने, और अब किस लिए यार निकाल रहे हो जुलूस इस मुल्क के अंदर? क्या पाकिस्तान का ये इशू है कि नवाज शरीफ को उससे पूछा गया कि तुम्हारी, ये पाकिस्तान का इशू है? नहीं सर, इससे रिलेटेड एक और सवाल, तुम्हारी दौलत कहां से आई? सुप्रीम कोर्ट मियां नवाज शरीफ साहब को नाअहल करार दे चुकी है, इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि नून लीग की सदारत से आप हट जाएं। इस हद तक होने के बावजूद जो नई काबीना है उसके 9 मुंतखब वज़ीर आज़म और पूरी काबीना, उनकी मशीनरी साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को सपोर्ट कर रही है। अगर पाकिस्तान में कोई गैरतमंद ऑडिटर जनरल होता, पाकिस्तान में कोई गैरतमंद आईजी होता, पाकिस्तान में कोई गैरतमंद चीफ सेक्रेटरी होता, एक मिनट के लिए पाकिस्तान स्टेट मशीनरी को इस्तेमाल नहीं होने देता। ये ब्लू बुक कहती है सिर्फ 2 लोगों को सिक्योरिटी मिलेगी, सारी जिंदगी ब्लू बुक हमने पढ़ी, उस पर अमल किया, एक प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को और एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को। मोबाइल यूनिट पंजाब गवर्नमेंट का चल रहा है साथ पर हेल्थ का, पता है आपको? जी बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए नहीं चलना चाहिए। स्टेट टैक्स में आपने पूरे पाकिस्तान के अवाम के खून पसीने की कमाई सिर्फ इस बात पे लगा दी कि एक आदमी ये कहे कि मुझे अदालत ने जो चोर कहा है मैं चोर नहीं हूं। एब्सोल्युटली राइट, पॉइंट टेकन। नाज़रीन, यह वक्त हो एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, ये हमारा खुसूसी नशरिया, आज का ये प्रोग्राम, इसका सिलसिला जारी है। जो बाकी सवालात है बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं, वो जारी है आपके साथ डिस्कशन एक ब्रेक के बाद। I have a great admiration for the late president. He had done some very good work in the country, and he set very good precedents in the politics of this country, which have had very healthy impact. जनरल ज़ियाउल हक शहीद को करवट जन्नत नसीब करे, आमीन, और उनको जवारे रहमत में जगह अता फरमाए। शरफ के खिलाफ जो है कानून और आइन तोड़ने की जो है वो इसके खिलाफ जो है वो केस दायर किया जाए, इसके खिलाफ केस चलाया जाए। जिसने पाकिस्तान के साथ इतना जुल्म किया है, हम उसको करार वाकई सजा दे के दम लें। जनरल ज़ियाउल हक शहीद को करवट जन्नत नसीब करे, आमीन। उनसे पूछना क्या तुम वोट हमारा इसलिए मांग रहे हो कि तुम उस डिक्टेटर के हाथ मजबूत करो जो सिर्फ अपनी जात की खातिर पूरी अदलिया का खून करता है। जनरल ज़ियाउल हक शहीद को करवट जन्नत नसीब करे, आमीन। लेकिन मैं सिर्फ ये नहीं चाहता, मैं ये नहीं चाहता कि सिर्फ मुशर्रफ जाए, उसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर से आमलियत के बुत का हमेशा के लिए खात्मा होना चाहिए। कि असली शहीद ये है जिसने पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दी, जिसका मजार यहाँ पे बना हुआ है, और वो नकली शहीद जो लाड़काना में है। ये क्या मजाक है मुल्क के साथ? हर 5 साल के बाद, हर 10 साल के बाद कोई वर्दी वाला आ जाता है और इस पूरी कौम को यरगमान बना लेता है। क्या हम बेबकरियां हैं? क्या हम मिट्टी के पुत हैं? क्या हम एक जिंदा कौम नहीं है? हम भेड़ बकरियां तो नहीं है, हम एक गैरतमंद लोग हैं, हम एक बाज़मीर लोग हैं। और देखो आज ये मुशर्रफ की करतूतों के नमूने देखो। और फिर मैं जब
प्रेसिडेंट फारूक लगारी को जाके मिला था, मैंने उनको कहा था प्रेसिडेंट साहब ये पब्लिक डिमांड है कि यू नाउ मस्ट गेट रिड ऑफ दिस गवर्नमेंट। तो ये मेरे अकेले की डिमांड नहीं थी, ये पूरी कौम की डिमांड थी और ये दिन बेनजीर भुट्टो साहब ने खुद इन्वाइट किया था। करोड़ों की मैंडेट वाली पार्टियों को कह रहे हैं कि जी ये असेंबलियाँ तहलील करें और हुकूमत घर जाए और फिर नए इलेक्शंस हों, तो मैं नहीं समझता कि ये चंद हज़ार लोगों की वजह से पूरी कौम का मैंडेट लेने वाली पार्टियाँ जब वो यरगमाल हो जाएंगी। तो इंशाल्लाह ये एक छोटा सा तूफान है, तूफान तो नहीं कहना चाहिए, क्या की पहले का वो भी मैं नहीं कहना चाहता। जरा एक मिनट रोक लें। मेड इन इंग्लैंड नहीं है, ये तो न जाने कहां से आई है और इसको किसने लाके बैठा दिया है। हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते और जो के बेनजीर भुट्टो और फारूक लगारी 11 सितंबर तक इस्तीफा दे, उनका की सदारत के मनसब पे ऊपर बैठा हुआ है। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा बददियानत इंसान है और अंग्रेजों के कुत्ते नहलाने वाले लोग हैं, अंग्रेजों के कुत्ते नहलाने वाले। ये लोग शहीद जियाउल हक का मुकाबला करेंगे। ये लोग, ये पाकिस्तान के गद्दार जिसको वो शहीद कहती है अपने बाप को, उसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए हुए। कि आप एक मुहज्जब कौम है, मुहज्जब कौम है और कोई गाली देने वाला आपका लीडर नहीं हो सकता। कोई मुसलसल झूठ बोलने वाला शख्स आपका लीडर नहीं हो सकता। और पाकिस्तानी इज्जत करने वाले लोग हैं, इज्जत कराने वाले लोग हैं और सरेआम लोगों की पगड़ियां उछालने वाला शख्स आपका रहनुमा नहीं हो सकता। यूसुफ गिलानी साहब जो है वो सजा को तस्लीम नहीं करे और फिर कहते मैं अपील में जाऊंगा। भाई अपील से पहले नीचे उतरो, घर जाओ, जब घर जाओगे अपील करो। अगर अपील में तुम्हारे खिलाफ फैसला होता है तो तुम बिल्कुल घर जाओगे, नहीं होता तो फिर तुम वापस अपने वजारत उज़्मा के मनसब पे आ जाओगे। लेकिन ये बात नहीं कि सुप्रीम कोर्ट फैसला दे और आप उसको मानने से इनकार करो। और मैं मुझ जैसा ये नाचीज जिसने पाकिस्तान के 2 मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बन के पाकिस्तान के आवाम की खिदमत की, जिसने 2 मरतबा पंजाब का वज़ीर आला बन के पंजाब के आवाम की खिदमत की, आज मैं नाहर करार पाया। ये लुटेरा इंसान, ये लुटेरा पाकिस्तान की दौलत को लूट कर इसे सरे में महल खरीद लिया है। मेरा नाम भी नवाज शरीफ नहीं, उसने उसको नीलाम करके उसकी तमाम दौलत को मैं आपूर्ति करने में निजात। हमने इंतखाबात के बाद इस सरदारी को लाड़काना कराची, पेशावर और लाहौर की सड़कों पे ना घसीटा तो मेरा नाम नवाज शरीफ है। समझिए कि मियाँ साहब के पास आना जरूरी था। मियाँ साहब और हमारा अब वास्ता इंशाअल्लाह 2nd to 3rd जनरेशन तक चलना है। तारे लाहौती उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। जनाब, इस खुसूसी नशरिये में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। आज लीगी रहनुमाओं की कुछ बदहवासियां भी देखने को मिली हैं। आबिद शेर अली साहब का जो ट्वीट था उसमें उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म, साबिक वज़ीर-ए-आज़म जनाब नवाज शरीफ साहब को मरहब से तशबीह दे दी। इसके अलावा बहुत सारे लीगी रहनुमाओं ने तो ये तक कह दिया कि हजारों कारकुन साबिक वज़ीर-ए-आज़म के इस्तकबाल के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन रुकावटें बहुत है रास्ते में। रुकावटें किसने खड़ी की हैं, इस पर हम बात करते हैं औरिया साहब से। औरिया साहब, अपनी हुकूमत, अपने वजीर, अपनी काबीना, वफाक में भी, सूबे में भी रुकावटें, कैसी रुकावटें? नहीं, बेसिकली सिक्योरिटी का मसला था, लेकिन अपने बंदों को तो क्लियर किया जाता है ना। जी बिल्कुल, जाहिर बात है एक काफिला जो कि एक नून लीग का काउंसलर जो है वो लेके निकलेगा, तो वो जो साथ 2 वहां खड़े होंगे पुलिस वाले, जो सिक्योरिटी वाले, वो सारे उसको रास्ता देंगे। ये तो देखिए मसला ये कि सुबह सवेरे जब नवाज शरीफ साहब का निकला है काफिला, तो ऐलान था कि डी चौक पे तकरीर करेंगे। सबसे पहले तो वो इंतजार करते थे कि डी चौक
पे लोग आ जाएं तो फिर निकलें। जी, काफी देर वेट किया उन्होंने। इमाम दामन शामन बांधा, ये किया, वो किया, दुआएं ली, बकरे ज़िबा हुए, बेचारे 7 बकरे ज़िबा हो गए। उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, फैसला करते हैं कि डी चौक से निकल जाओ। अब देखिए, डी चौक से फैजाबाद तक तमाम एरियल व्यूज के हिसाब से गाड़ी जो है वो बड़े आराम से चलनी चाहिए थी। पैदल भी चला जाए ना तो घंटे 1.5 घंटे में बंदा पहुंच जाता है। बिल्कुल आराम से पहुंच जाता है जी, 1.5 घंटे। आप वहां से कोई रश नहीं है, आप लोगों को सजा दे रहे हैं कि तुम्हारी ऐसी की तैसी, हम यहां पर रुकेंगे, आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे, तुम आए क्यों नहीं हो। अब वो पूरे मैं इन सारी बातों को छोड़ दो, ये तो सारे लीडर करते हैं। इमरान खान भी यहां रुका रहा था, ठीक है, जिस वक्त वो नहीं इस पे रुका रहा था, ये जो है क्या नाम है पुल जो है इसका यादगार मीनार पाकिस्तान वो पुल पर रुक गया था। तो वो बात इमरान खान ने दावा किया था 1 लाख मोटरसाइकिल निकलेंगे और नहीं निकला। सारे करते हैं, सब करते हैं, ये बात नहीं, इसको छोड़ दे। मेरा बुनियादी कहने का मकसद ये है कि यार आप किस बुनियाद, इमरान खान का चलो ठीक है, उसने धांधली के खिलाफ किया कि 4 उस पर धांधली हुई है, ठीक है। तहल कादरी अपने एक सिस्टम की बात करता है, कोई बात तो करता है ना, बेशक जो किरदार भी हो, कहता है ये सिस्टम गलत है, डेमोक्रेसी पे अटैक करता है कि डेमोक्रेसी गलत है, ठीक है, बाकी चीजें गलत, उसके हिसाब से चलते। कोई एक आइडियोलॉजी, कोई चीज होती, आपकी जमहूरियत चल रही है, कंटिन्यूटी चल रही है, आपकी जमहूरियत इतनी होती है कि प्राइम मिनिस्टर 1 लाख उतर गया। लेकिन और ये सब नवाज शरीफ साहब का एक बयानिया तो अपनी जगह दुरुस्त है कि अब तक पाकिस्तान में किसी भी प्राइम मिनिस्टर को उनका पूरा टेन्योर कंप्लीट नहीं करने दिया गया। 4 साल 4.5 साल टेन्योर प्राइम मिनिस्टर का नहीं होता, तो काबीना की साथ नहीं, टेन्योर पार्लियामेंट का होता है जी। वो अगर नवाज शरीफ नहीं, कभी भी नहीं होता। अच्छा। एक प्राइम लेबर पार्टी के 3 प्राइम मिनिस्टर बदलते हैं 4 साल के अंदर। बिल्कुल बदलते हैं। क्यों बदलते हैं? वहां टेन्योर पूरा नहीं करने देता। अब फिर किसने पूरा नहीं करने दिया इस दफा आपको? आप इसका मतलब यह है यूसुफ रज़ा गिलानी का क्यों पूरा नहीं हुआ? मैंने कहा था पूरा नहीं हुआ, एस्टेब्लिशमेंट ने कहा था पूरा नहीं हुआ। आप एक पाकिस्तान का आलमी सतह का बदनाम केस था कि स्विट्जरलैंड में आपके पैसे जो थे वो पड़े हुए थे, आपने खत लिखना था, और आज पता चलता है कि अगर वो खत वक्त पे लिख दिया जाता तो पाकिस्तान के वो बिलियंस ऑफ डॉलर आ जाते। नवाज शरीफ का मसला ये नहीं है। नवाज शरीफ का बुनियादी मसला जो कि मैं इस वक्त बताना चाहता हूं वो ये है कि इंटरनेशनल कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन जो पास हुआ है यूनाइटेड नेशंस ने, उसके तहत अगर पाकिस्तान में कोई एक शख्स जिसको सुप्रीम कोर्ट ये सजा सुना देती है कि उसने मनी लॉन्ड्रिंग की है या उसने जो जायदाद बनाई है उसका उसके पास कोई सबूत नहीं है, विच मीन्स इट्स ए करप्ट मनी, तो पाकिस्तान उस जायदाद को क्लेम कर सकता है। मीन्स ये जो जितनी भी जायदाद है, खा वो 4 फ्लैट्स हैं, खा वो हिल मेटल है, ये सारी की सारी जायदाद अगर नवाज शरीफ साहब कंट्री ऑफ ओरिजिन में साबित नहीं करते तो ये इनके हाथ में नहीं रहेगी। यू कैन क्लेम एंड यू कैन गेट इट बैक। ये खौफ है और कोई खौफ नहीं है। जमहूरियत का किसको खौफ है? जमहूरियत तो वो चल रही है। आप बाबा देखें, मेरी बात सुने, जब बड़े लीडर होते हैं वो तो पार्टीज में नहीं जाते। गांधी था, गांधी ने इलेक्शन तक नहीं लड़ा, गफार खान था तो इलेक्शन लड़ा, पार्टी के हेड होते थे। अच्छा, कुछ लीगी रहनुमा कहते हैं कि साजिशें हो रही हैं, कुछ कहते हैं साजिशें नहीं हो रही हैं, और फिर अपने बयानिए में क्लियर भी नहीं है, कहते हैं कि जनाब जो हो रहा है वोट लेकर आएगा और हमें निकाल दिया जाता है। क्यों क्लियर नहीं है? हिकमत की वजह से नहीं बताना चाह रहे हैं, हिकमत अमली की वजह से। अकामा फेंका जी, अदालत को दिल कर। अब अकामा है क्या? आप पाकिस्तान का कोई प्राइम मिनिस्टर उसको दुबई जाने से कोई रोक सकता है? मुझे और आपको वीजा जब चाहे मिल सकता है, जब मिल जाए, जब हर बंदे। एमिरेट्स एयरलाइन है वो वीजा दे देती है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अकामा आप क्यों लेते हैं? अकामा बुनियादी तौर पे इसलिए लेते हैं, और अब तो वो वादे हो गया कि जो 2 कंपनी हसन नवाज हुसैन नवाज की थी उसको कब पैसा जो जाता था एफजेडई कंपनी से जाता था। आप दुबई में होता यह है कि आप स्विट्जरलैंड में एक अकाउंट खोलते हैं और उससे पता है आपका 80 मॉडल टाउन, तो पाकिस्तान वाले जो है कह सकते हैं कि ये अकाउंट जो है चूंकि हमारे ओरिजिन के बंदे ने बताया, हमें इसका पता बताओ, इट्स अ करप्ट मनी। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट लिख सकती है और वो उनको बता सकते हैं। दुबई में इसलिए खोला जाता है, अकामा लिया जाता है कि दुबई का पता लिखा जाता है कि इसकी कंपनी दुबई की है, ये पाकिस्तान के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इस अकामा लेने का बुनियादी मकसद ये होता है।
वरना क्या जरूरत, दुबई के अलावा कोई और जगह कामा नहीं मिलता, आराम से मिल सकता है। वहां क्यों नहीं लेते? ये चाहें तो इनके लिए क्या मुश्किल है? कोई नहीं, वहां क्यों नहीं लेते? बिल्कुल सही बात। किसी और जगह क्यों नहीं लेते? मलेशिया में क्यों नहीं लेते? बाकी जगह क्यों नहीं लेते? वजह सारी ये है कि बाकी जगह स्ट्रिंजेंट लॉ है। इंग्लैंड का उस तरह का कामा क्यों नहीं लिया जाता? स्ट्रिंजेंट लॉ है, वहां लोग पूछते हैं। अब मसला यह है कि दुनिया, और ये सब आप ये कहना चाह रहे हैं कि रैली में इतना दम नहीं था? अगर दम नहीं है तो इमरान खान साहब संडे को क्यों जलसा करने जा रहे हैं? क्या इमरान खान साहब को ये महसूस होने लग गया है कि नवाज शरीफ साहब ने पब्लिक के हवाले से जो चाल चलनी थी मोहरों की वो सही चली है? नहीं, देखो बेसिकली ये जलसे जो है ना दो तरीके की वजह से हो रहे हैं। हाँ। या तो ये हो रहा है, नवाज शरीफ का तो दोहरा मकसद है ना जी। एक मकसद तो ये है कि आप अदलिया पे प्रेशर डालेंगे, दूसरा आपने रिवाइवल ऑफ द पॉलिटिक्स है, बहुत गंदे तो हो गए ना। 120 का इलेक्शन भी है। हाँ जी, 120 के इलेक्शन में उन्होंने कुलसूम नवाज को खड़ा किया और सिंपैथी वोट में वो जीत भी सकती हैं जी। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान जो है वो कहते हैं मतलब बेनजीर कुछ भी करे जी, हाँ जी, एक वोट तो फिर बीबी का है ना जी, शहीद का है ना, भुट्टो की बेटी, भुट्टो की बेटी बीबी रानी। तो अब बिलावल का भी यही है, हाँ पुत्र भी, बीबी का पुत्र है जी। वो एक मशहूर वाकया है कि मुमताज मोहम्मद खान दौलताना चीफ मिनिस्टर होते थे पंजाब के जी। तो उनके वालिद जो थे यार मोहम्मद दौलत खान, अंग्रेजों के बड़े खास, वो जो कह रहा था नवाज शरीफ कुत्ते न लाने वाले सारे, तो वो अंग्रेजों ने खास उनको बनाया हुआ था। तो एक जगह मुमताज दौलताना तकरीर कर रहे थे, जलसे में एक बंदे ने पूछा ये कौन तकरीर कर रहा है? अच्छा। तो उसने कहा मुमताज है। हाँ। उसने कहा ये मुमताज कौन है? उसने कहा तुम्हें नहीं पता, वो यार मोहम्मद का पुत्र बेटा है। अच्छा। उसने कहा अच्छा यारे दा पुत्र है तो जिंदाबाद। तो यहाँ यारे दे पुत्र हैं सारे। हाँ। अब देखे ना, सिंपैथी वोट यानी क्रेडिबिलिटी वोट नहीं है। और इस कौम के साथ यही होना चाहिए, जो कौम बाजार से 1 रुपए का पेन खरीदने जाए ना तो 10 दफा उसको देखती है ये ठीक लिया कि नहीं लिया। वोट देते खरबूजा जी खरीदने जाए तो उसको जाके मुंह पे मारते तुमने वो मीठा नहीं दिया। ठीक, जूता खरीदने जाए, कुछ खरीदने जाए, अपने लिए 10 दफा तोलती है जी। रिश्ता बेटी का देखने जाए तो 10 जगह जाके इंक्वायर करती है। बेटे का रिश्ता देखना है 50 जगह जाके इंक्वायर करती है। लेकिन जहां उनकी तकदीर का फैसला होना होता है चाय के कप के ऊपर वोट देके पीछे हट जाते हैं। तुम्हारे साथ यही होना चाहिए, तुम्हारे साथ यही लोग मुसल्लत होने चाहिए। ये अच्छा, ये पाकिस्तान के साथ मसला नहीं है, ये पूरी दुनिया के अंदर जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है ना, अब लोग कहेंगे जी डेमोक्रेसी के खिलाफ बात करता है, पूरी दुनिया की तो जमहूरी निजाम है, उसके अंदर ये खराबी ही बुनियादी तौर पे ये है कि ये 15 दिन का निजाम है। ये 15 दिन में एक कैफियत बनाई जाती है, ये किया जाता है, इलेक्शन मॉडलिटीज आती हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलां कर देंगे, फरवर होता है, जलसे में गाने गाए जा, ये जो तकनीकें आई हैं अभी, ये जो गाने गाए जा रहे हैं, और ये अमेरिका में तो और टेक्निकें आ गई हैं ना सर। मुमताज कादरी के जनाजे के जो विजुअल्स है वो अपने लगा दो, वो लगा दो, उससे रिलेट कर दो सोशल मीडिया पे। 6.8 बिलियन डॉलर का बजट था ओबामा का जी। ठीक, ट्रंप का भी बराबर और बजट था। सरकोजी जब इलेक्शन लड़ा था कुछ 4 बिलियन यूरो उसका बजट था। तो ये किधर से आता है पैसा? ये जो लोग पैसा खर्च करते हैं वो इसलिए नहीं खर्च करते कि हमारा पप्पू जो है वो अपने लिए बात करेगा। वो पप्पू उनका है, वो उनकी डुगडुगी पे नाचता है और वो डुगडुगी पे नचवाते हैं बकायदा। तो ये डेमोक्रेटिक सिस्टम में, ये मैं आपको बताया ना कि बिल क्लिंटन जो था उसके बारे में ये कहा जाता था कि उसको हमने सर्वे किया तो 70% औरतों ने हम इसलिए वोट उसको दिया कि हमारे ख्वाबों में आता है, खूबसूरत आदमी है जी। कैनेडी के गाले में जब निक्सन जब इलेक्शन लड़ रहा था तो हार गया था, तो कहता था कैनेडी इतना खूबसूरत आदमी था कि मैं उस इलेक्शन की डिबेट के अंदर दाखिल होते ही मैं एहसास कमतरी का शिकार हो जाता था। मतलब जहां अब जिस बंदे को ने पूरी की पूरी कोल्ड वॉर लड़ी है और जिसने ये अफगान वॉर जीत के दिया है, रोनाल्ड रेगन, उसके बारे में चाहते हैं इंतहाई खबी इंसान था। सोहेल लतीफे सुनाने को, गंदे लतीफे सुनाने को उसको कुछ आता नहीं था। अच्छा, और ये है हमारा सिस्टम। और ये साहब अब मुझे थोड़ा सा मुझ लेमैन के लिए ये बता दें, चौधरी निसार साहब का कैरेक्टर क्या है? कोई किरदार मुझे समझ नहीं आ रहा उनका। छोड़ दें, नहीं सर, पता तो चलना चाहिए ना इस पूरी सिचुएशन में वो कहाँ हैं, किसके साथ हैं? देखें, नवाज शरीफ साहब के बारे में मसला यह है कि नवाज शरीफ हमेशा जो है अपने कुछ नौरतन मुंतखब करते हैं और उनकी सुनते हैं। नवाज शरीफ के नौरतन है 4 लोग इस वक्त। नंबर 1 इम्तियाज आलम साहब। अच्छा। नंबर 2 हजरत किबला मुजीबुर रहमान शामी साहब। सर बाकी 2 हैं कोई? मैं बताता हूँ। नंबर 3 राना जवाद साहब।
तो फिर ठीक है। और नंबर 4 हफीजुल्लाह न्यारी साहब। अच्छा। इन चारों ने उनको कहा था चढ़ जा बेटा सूली पे, राम भली करेगा। उफ। ठीक। इन चारों ने कहा था जीटी रोड पे ब्रेक लगियां। इन्होंने उनको जीटी रोड पे चढ़ा दिया। हाँ। और ये समझते हैं इससे कोई पॉलिटिकल माइलेज बनेगा। ऐसा नहीं होता। पॉलिटिकल माइलेज जो है वो आपका खत्म हो जाएगा जिस दिन पहले दिन नैब के बाहर उसने कहा मोहम्मद नवाज शरीफ, वल्द मियां मोहम्मद शरीफ हाजिर हो। चंद दिन की बात है। जब वो हाजिर हो की सर पड़ेगी और जब उसने खोला वो फाइल और उसने कहा कि बताइए ये जो इसहाक डार ने ये लंबी लिस्ट दी है कि आपने इस अकाउंट में ये पैसा जमा कराए, इस अकाउंट में जमा कराए, इस अकाउंट, तो मैं और आप यहां बैठ के रात को वो डिस्कस करेंगे। ये 3 दिन है जो गुजर जाने हैं, ये 5 दिन भी गुजर जाए जीटी रोड के ऊपर, ये 8 दिन भी गुजार ले जीटी रोड के ऊपर। वो कहते हैं आखिर पुत बसंते हट्टी बहना, आखिर उसको जो नैब की कोर्ट है उसने आवाजा लगाना है, हर एक उल अम्र को सदा दो कि अपनी फर्द अमल संभाले, उठेगा जब जम्मे सर फरोशा, पड़ेंगे दारो रसन के लाले, जजा सजा सब यहीं पे होगी, यहीं से उठेगा रोज़े महशर, यहीं पे रोज़े हिसाब होगा। ये हिसाब अल्लाह तबारक तआला लेता होता है। आपने 31 साल बहुत इस कौम के साथ मजाक किया, आपने इस 31 साल आप हैरान होते हैं इस पाकिस्तान के, इस मगरबी पाकिस्तान, इस पंजाब के अंदर आप हुक्मरान रहे। इस पंजाब में लोगों को साफ पीने का पानी नहीं मिलता, इस पंजाब में लोगों को अस्पताल में दवा नहीं मिलती, इस पंजाब में कोई शख्स अपने आप को सरकारी अस्पतालों में दाखिल करने के जाए तो उनकी लाश लेके आता है। इसमें स्कूलों, अगर प्राइवेट स्कूल में पैसे नहीं तो प्राइवेट स्कूल में बच्चों को तालीम नहीं दिलवा सकते। आपके इस पंजाब को 4 मेट्रो और 5 फूलों से आपने इस पंजाब के लोगों को बेवकूफ बनाया। आपने मरी रोड से शुरू हुए और आप ऑरेंज ट्रेन तक आए। ये हिसाब है। आपने ये पैसा इत्तेफाक फाउंड्री की मिल से नहीं बनाया था, मेरा पैसा था, इस कौम के उस गरीब आदमी का पैसा था कि जो ऐसे ऐसे गिनता था और एक साबुन की टिकिया खरीदता था और उसमें से 2 रुपए में से एक आधा आना जो है वो 25 पैसे वो टैक्स देता था। वो गाड़ी में बैठता था और टिकट खरीदता था तो पेट्रोल का टैक्स देता। 35 रुपए तुम लीटर डीजल खरीद के 85 रुपए बेचते हो और बाकी सारा इस कौम के गरीब लोगों से बेचते। ये मकाफाते अमल है। तुम जीटी रोड 8 दिन भी गुजारो, ये बात तय है नवाज शरीफ साहब कि अब वो वक्त आ चुका हुआ है। अल्लाह तबारक व तआला जो है उसके बारे में कुरान की एक कमाल आयत सुना के बाद खत्म करता हूं। अल्लाह फरमाता है कि जब हम किसी को पकड़ना चाहते हैं तो हम उस पर अपनी नेमतों की बारिश करना शुरू कर देते हैं। एक दफा वजीर आजम बनाते हैं, दूसरी दफा बनाते हैं, तीसरी दफा बनाते हैं, हम उसको मस्त कर देते हैं अपने हालात के अंदर। फिर वो खड़े होकर कहता है कि ये 2 कौमी नजरिया क्या होता है, आलू गोश्त उधर भी खाते हैं, आलू गोश्त इधर भी खाते हैं। वो खड़े होकर कहता है कि सेकुलरिज्म जो है ये इस मुल्क का देश। फिर अल्लाह तआला है कहता है जब वो मस्त हो जाता है तो हम उसको पकड़ लेते हैं। इन्ना बख्शला रब्बे लशदीद, और तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त तो अपनी जगह खत्म हुआ, लेकिन हमारी जो खुसूसी नशरियात है वो जारी रहेगी। तकारीर का सिलसिला जारी है अभी रावलपिंडी में कंटेनर के ऊपर, और ये मजीद आगे जारी रहेगा। हमें फिर वक्त इजाज़त दीजिए। इस प्रोग्राम से जमील फारूकी और औरिया मकबूल जान हम इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।